अगर दुनिया में कोई गवर्नमेंट ना हो तो हर इंसान दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। यही आइडिया दिया था थॉमस हॉब्स ने। चलो आज समझते हैं थॉमस हॉब्स को आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले थॉमस हॉब्स का परिचय समझते हैं। देखिए, किसी भी थिंकर को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर वो कौन थे और किस समय में जी रहे थे, क्योंकि उनके आसपास जो घटनाएं हो रही थीं, समाज का जो माहौल था और जो राजनीतिक उथल-पुथल थी, वही सब उनके विचारों को जन्म देती हैं। और हॉब्स के मामले में तो ये बात 100% सच है। उनके समय ने ही उनकी पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये थॉमस हॉब्स थे कौन? देखिए, इनका जीवनकाल था 1588 से 1679 तक और जन्म हुआ था इंग्लैंड के मैल्सबरी में। इन्हें एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। और इनकी सबसे फेमस किताब है लिवियाथन, जो 1651 में आई थी। ये किताब आप समझिए मॉडर्न स्टेटक्राफ्ट की फाउंडेशन मानी जाती है। अब हॉब्स का तरीका बड़ा अलग था। उन्होंने पॉलिटिक्स को साइंटिफिक तरीके से एकदम ज्योमेट्री की तरह समझा। जैसे गणित में होता है ना 2 + 2 = 4, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स के कुछ पक्के नियम बनाने की कोशिश की। और एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हॉब्स ने पॉलिटिकल थॉट का पूरा फोकस ही बदल दिया। पहले के जो ग्रीक थिंकर्स थे वो वर्च्यू या सद्गुण की बात करते थे, लेकिन हॉब्स ने डिस्कशन को लिबर्टी और पावर यानी स्वतंत्रता और शक्ति पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से माना जाता है मॉडर्न पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। अब सवाल ये है कि हॉब्स के विचारों की जड़ें कहाँ से आईं? ये स्लाइड इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। सबसे पहले है केओस यानी अराजकता। देखिए, हॉब्स ने अपनी आंखों से 1642 से 1651 तक चला इंग्लिश सिविल वॉर देखा था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे देश को जहां राजा और संसद आपस में लड़ रहे हैं, पूरा समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है और हर तरफ हिंसा, लूटपाट और इंस्टेबिलिटी का माहौल है। इसी अराजकता ने हॉब्स के मन में एक गहरा डर यानी फियर पैदा कर दिया। ये डर था अपनी जान खोने का, समाज के बिखर जाने का। और इसी गहरे डर से तीसरा आइडिया पैदा हुआ, नीड फॉर ऑर्डर यानी व्यवस्था की जरूरत। हॉब्स इस नतीजे पर पहुंचे कि जिंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत पावरफुल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, केओस से फियर और फियर से नीड फॉर ऑर्डर। यही हॉब्स की पूरी फिलॉसफी का केंद्र है। और उनका ये डर उनके इस फेमस कोट में साफ झलकता है। हॉब्स ने कहा था, मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे। इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। जिस साल हॉब्स का जन्म हुआ, उस साल स्पेन का जहाजी बेड़ा, जिसे स्पेनिश आर्माडा कहते हैं, इंग्लैंड पर हमला करने आ रहा था। इस खबर से पूरे देश में डर का माहौल था और कहते हैं इसी डर की वजह से उनकी मां ने उन्हें समय से पहले जन्म दे दिया। इसीलिए हॉब्स मजाक में कहते थे कि डर तो उनका जुड़वा भाई है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी पॉलिटिकल थ्योरी की साइकोलॉजिकल रूट है। चलिए अब आते हैं हॉब्स के सबसे फंडामेंटल और फेमस कॉन्सेप्ट पर, द स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था। ये वो कोर प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हॉब्स खोजना चाहते थे। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कल्पना की। सोचिए, अगर दुनिया में कोई सरकार ना हो, कोई पुलिस ना हो, कोई कानून ना हो, तो इंसानी जीवन कैसा होगा? इसी काल्पनिक स्थिति को हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर का नाम दिया। तो इस स्टेट ऑफ नेचर में इंसान का स्वभाव कैसा होगा? हॉब्स का जो पेसिमिस्टिक व्यू है वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देता है, मनुष्य ही मनुष्य का भेड़िया है। लैटिन में इसे होमो होमिनी लोपस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी कानून और व्यवस्था के इंसान दूसरे इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, बिल्कुल एक शिकारी भेड़िए की तरह। पर सवाल है, ऐसा क्यों है? इसका जवाब हमें मानव स्वभाव पर हॉब्स के विचारों में मिलता है। ये स्लाइड ह्यूमन नेचर पर हॉब्स के व्यूज को डिटेल में बताती है। उनके हिसाब से इंसान स्वभाव से ही सेल्फिश, यूटिलिटेरियन और कम्पेटिटिव होता है। मतलब वो हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। इंसान को 2 बेसिक फीलिंग्स चलाती हैं। पहली है एपेटाइट यानी इच्छाएं, कुछ पाने की चाहत, और दूसरी है अवर्जन्स यानी डर, उन चीजों से दूर भागना जिनसे उसे खतरा लगता है। हॉब्स मानते थे कि इंसान में पावर पाने की एक कभी ना खत्म होने वाली इच्छा होती है, जो सिर्फ मौत के साथ ही खत्म होती है। अब एग्जाम के लिहाज से ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हॉब्स कहते हैं कि इंसानों में झगड़े के 3 मेन कारण होते हैं। पहला, कंपटीशन यानी फायदे के लिए। जब 2 लोगों को एक ही चीज चाहिए जो दोनों को नहीं मिल सकती, तो वो दुश्मन बन जाते हैं।
दूसरा डिफिडेंस, यानी अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हर कोई इनसिक्योर फील करता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर पहले ही हमला कर सकता है। और तीसरा ग्लोरी, यानी रेप्यूटेशन के लिए। लोग अपने सम्मान या इज्जत के लिए भी लड़ते हैं, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो ऐसे ह्यूमन नेचर का रिजल्ट क्या होगा? वही है स्टेट ऑफ नेचर। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहां कोई सरकार नहीं है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब सबका सबसे युद्ध। ऐसी हालत में न कोई इंडस्ट्री होगी, न कोई आर्ट, न कोई सोसाइटी, कोई लॉ नहीं, कोई मोरालिटी नहीं और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। जो चीज़ आज आपकी है वो कल किसी और की हो सकती है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, एब्सोल्यूट लिबर्टी इक्वल्स एब्सोल्यूट इनसिक्योरिटी। मतलब आपको कुछ भी करने की आज़ादी है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप अगला पल देख भी पाएंगे या नहीं। और इस भयानक स्टेट ऑफ नेचर को हॉब्स ने अपनी किताब लेवायथन की इस एक फेमस लाइन में सब कुछ बता दिया। लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। यानी जीवन अकेला, गरीब, घिनौना, पाश्विक और छोटा है। ये लाइन उस भयानक स्थिति का एकदम परफेक्ट पिक्चर देती है। तो इस भयानक स्टेट ऑफ नेचर से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर आता है हॉब्स का ग्रैंड सॉल्यूशन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक समझौता। ये वो तरीका है जिससे इंसान इस केओस से बचकर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाता है। ये स्लाइड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में दिखाती है। स्टेप 1 है फियर ऑफ डेथ प्लस रीजन, मतलब मौत का डर और तर्क। स्टेट ऑफ नेचर में हर किसी को अपनी जान का डर है, पर साथ ही इंसान के पास रीजन यानी बुद्धि भी है, और उसका रीजन उसे बताता है कि इस लगातार लड़ाई वाली सिचुएशन से बाहर निकलना ही समझदारी है। यही डर और रीजन मिलकर उसे स्टेप 2 की तरफ ले जाते हैं, जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोग आपस में मिलकर एक अग्रीमेंट करते हैं और इस अग्रीमेंट के रिजल्ट में बनता है स्टेप 3, यानी सिविल सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहां शांति, व्यवस्था और सुरक्षा हो। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट असल में है क्या? ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विथ ऑल है, यानी सबका सबसे समझौता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, देखो मैं अपने सारे अधिकार छोड़ने को तैयार हूं, बशर्ते तुम भी अपने सारे अधिकार छोड़ दो। और फिर वो सब मिलकर अपने ये सारे राइट्स एक थर्ड पार्टी को सौंप देते हैं, जिसे हॉब्स सॉवरेन यानी संप्रभु कहते हैं। ये सॉवरेन एक राजा भी हो सकता है या एक असेंबली भी। अब एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉवरेन इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो इसका रिजल्ट है। इसको ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट मैच के लिए 2 टीम मिलकर एक अंपायर चुनती हैं। अंपायर खेल के नियमों से बंधा नहीं होता, वो तो नियम लागू करवाता है। ठीक वैसे ही सॉवरेन इस समझौते से ऊपर है, इसलिए वो कभी समझौते को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने कोई समझौता किया ही नहीं। उसका तो बस एक ही काम है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो इस समझौते से जो सॉवरेन बनता है उसकी शक्ति कैसी होती है? हॉब्स के हिसाब से सॉवरेन की शक्ति एब्सोल्यूट यानी निरंकुश होती है। उसकी पावर अनलिमिटेड है, ये इनडिविजिबल है, मतलब इसे बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि बंटी हुई शक्ति से तो सिविल वॉर होता है। ये इनएलियनेबल है, मतलब इसे छीना नहीं जा सकता, और ये परपेचुअल है, यानी हमेशा के लिए। लोगों के पास रिवोल्ट का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सॉवरेन को डिसोबे करने का मतलब है वापस स्टेट ऑफ नेचर के नर्क में लौट जाना। सॉवरेन ही लॉ और जस्टिस का अल्टीमेट जज है। एग्जाम के लिए कीवर्ड है एब्सोल्यूट अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी इसलिए जरूरी है ताकि समाज को सिविल वॉर जैसी सबसे बड़ी बुराई से बचाया जा सके। अब जरा और गहराई से देखते हैं कि सॉवरेन की ये पावर समाज के 2 सबसे जरूरी हिस्सों, कानून और धर्म, को कैसे कंट्रोल करती है। इसी को कहते हैं द अथॉरिटी ऑफ द लेवायथन। कानून और अधिकारों पर हॉब्स के विचार एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। कानून के बारे में उनका कहना था कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, मतलब कानून संप्रभु का आदेश है। ये सही या गलत पर नहीं, बल्कि अथॉरिटी पर बेस्ड है। कोई भी नियम कानून तभी बनता है जब सॉवरेन की तलवार यानी उसकी शक्ति उसे लागू करवाए। और जहां तक राइट्स की बात है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद इंसान के पास सिर्फ एक ही अधिकार बचता है, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी आत्मरक्षा का अधिकार। लिबर्टी या स्वतंत्रता बस वही है जहां कानून चुप है। मतलब अगर सॉवरेन ने ये नहीं बताया कि क्या खाना है, तो आप कुछ भी खाने के लिए फ्री हैं। एग्जाम के लिए इस कोट पर ध्यान दें, कवनेंट्स विदाउट द स्वॉर्ड आर बट वर्ड्स। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना पावर के कोई भी समझौता या कानून सिर्फ खाली शब्द हैं। अच्छा, धर्म के बारे में भी हॉब्स का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था।
उनका मानना था कि धर्म को भी स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। सॉवरन ही तय करेगा कि पब्लिक वर्शिप कैसे होगी। इसका मेन एम था चर्च और स्टेट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, जो इंग्लिश सिविल वॉर का एक बहुत बड़ा कारण था। हॉब्स के लिए सबसे जरूरी था कि लोगों की लॉयल्टी बटे नहीं। एक इंसान एक ही टाइम पर चर्च और राजा दोनों का वफादार नहीं हो सकता। इसलिए फाइनल लॉयल्टी हमेशा सॉवरन के प्रति होनी चाहिए, ताकि समाज में एकता और शांति बनी रहे। तो हमने हॉब्स के विचारों को काफी डिटेल में समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉलिटिक्स पर उनका असर क्या पड़ा, उनकी लेगेसी क्या है और उनके आइडियाज की आलोचना किन ग्राउंड्स पर की जाती है। पॉलिटिकल थॉट में हॉब्स के कंट्रीब्यूशन को इन 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की नींव रखी, जिस पर बाद में लॉक और रूसो जैसे थिंकर्स ने अपने सिद्धांत बनाए। दूसरा, उन्होंने एक मजबूत स्टेट और एब्सोल्यूट लीगल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया, जो आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस का बेस है। तीसरा, उन्होंने पॉलिटिक्स का फोकस इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटी और सेक्युलरिज्म की तरफ शिफ्ट किया, जो मॉडर्न लिबरलिज्म की पहचान है। और चौथा, उन्होंने लॉजिकल डिडक्शन के जरिए मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की नींव रखी। लेकिन हॉब्स के विचारों की बहुत आलोचना भी होती है। पहली आलोचना है उनके एब्सोल्यूट पावर के सपोर्ट को लेकर। सवाल उठता है कि क्या सिक्योरिटी के लिए सारी पावर एक इंसान को दे देना तानाशाही को जन्म नहीं देगा? दूसरी आलोचना है इंडिविजुअल फ्रीडम को इग्नोर करने पर। क्या ऑर्डर के नाम पर लिबर्टी को पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर देना सही है? तीसरी आलोचना है ह्यूमन नेचर के उनके नेगेटिव व्यू पर। आलोचक कहते हैं कि क्या इंसान सच में इतना सेल्फिश है, या उसमें सहयोग और प्यार की भावना भी होती है? और चौथी आलोचना उनके कॉन्ट्रैक्ट की इनकंसिस्टेंसी पर है कि एक रैशनल सेल्फिश इंसान भला क्यों अपने सारे अधिकार हमेशा के लिए एक डिक्टेटर को सौंप देगा। चलिए अब इस पूरी डिस्कशन को एक क्विक रिवीजन के साथ खत्म करते हैं। हॉब्स को और बेहतर समझने के लिए उनकी तुलना दूसरे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स से करना बहुत काम आता है। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ह्यूमन नेचर। हॉब्स के लिए इंसान सेल्फिश और क्रूअल है, लॉक के लिए रैशनल और पीसफुल है, और रूसो के लिए नोबल सैवेज है, जो मूल रूप से अच्छा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स के लिए ये सबका सबसे युद्ध है, लॉक के लिए ये शांति और सद्भाव की अवस्था है, और रूसो के लिए ये एक एडिलिक यानी रमणीय लेकिन बाद में करप्ट हुई अवस्था है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी। हॉब्स के लिए सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट है यानी लिवैथिन, लॉक के लिए ये लिमिटेड है जो एक ट्रस्ट की तरह काम करती है, और रूसो के लिए ये पॉपुलर है जो जनरल विल में रहती है। और आखिर में एक एग्जाम टिप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में थिंकर की पहचान करने के लिए इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपको हॉब्स, लॉक और रूसो के बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस को तेजी से याद रखने में बहुत मदद करेगा। Thank you for watching. Like, subscribe for more videos.